यह कहानी यूपी पुलिस में रहे मेरे मित्र ने भेजी है। वे बताते हैं उन दिनों मेरी पोस्टिंग आगरा में थी और अपना फ़र्ज निभाते हुए एक ऐसी घटना घटी जिसे वे आज तक नहीं भूले। सरसराती हुई गाड़ी मुर्दा घर के पास आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही उसके आगे की दोनों खिड़कियां खुलीं और उसमें से एक आदमी और एक औरत निकलकर सीधे मुर्दा घर के अंदर भागे, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर मौजूद था और उसके साथ ही उस मुर्दा घर का इंचार्ज भी, जो नशे में धुत बीड़ी पी रहा था। तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, ए पागल हो गया क्या? तू कैसी बात कर रहा है? बच्चा खत्म हुआ है उनका। साहब, यहाँ रोज किसी न किसी का बच्चा मरता रहता है, किस किस का ख्याल करूँगा। इंस्पेक्टर बोला, चर्बी चढ़ गई है तुझे, चल साइड हट। इंस्पेक्टर माफ़ी मांगते हुए एक दंपति से बोला, माफ़ कीजिएगा, आप इधर आइए। एक चादर से ढकी लाश के पास ले जाता है। आपने तो अस्पताल का कहा था और अब मुर्दा घर में खड़ा कर दिया है। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? विक्रांत को तो अभी एक हफ्ता पहले ही हम हॉस्टल छोड़कर आए थे। वह कितना खुश भी था। यहाँ मुर्दा घर में क्या करने आए हैं हम? कविता, संभालो अपने आप को। इंस्पेक्टर साहब ने पहचान के लिए ही हमें यहाँ बुलाया है। रमेश कविता को अभी समझा ही रहा था कि इतने में इंस्पेक्टर ने लाश के ऊपर से सफ़ेद चादर हटा दी। लाश देखते ही कविता अपने बेटे विक्रांत का नाम लेकर जोर जोर से रोने लगी। जवान बेटे को लाश बना देखकर रमेश भी खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। और तभी न जाने रमेश को क्या हुआ, वह सीधा उठा और इंस्पेक्टर के गिरेबान को पकड़ते हुए दीवार में सटा दिया और चिल्लाते हुए बोला, बता बता क्या हुआ था मेरे बेटे के साथ, वरना मैं तेरी खड़े खड़े वर्दी उतरवा दूंगा। रमेश के यूं बदतमीजी पर उतर आने के बाद अब तक जो इंस्पेक्टर एकदम शांत था, वो एकदम से भड़क उठा और उसने एकदम रमेश के हाथों को झटकते हुए कहा, होश में रहकर जुबान खोलिए रमेश टिंगल। मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं, जो आपकी इन धमकियों से डर जाऊंगा। अगर अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता ना, तो फिर मैं दिखाता खड़े खड़े और भी क्या किया जा सकता है। खैर, आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे बरामद हुई है। तभी कविता बोली, मेरा बेटा पढ़ने गया था वहाँ और अब लाश बनकर लौटा है। आखिर ऐसा क्या होता है वहाँ? अब मुर्दा घर का इंचार्ज बोला, मौत का तांडव होता है, मौत का तांडव होता है वहाँ। यह कोई पहली लाश नहीं जो वहाँ से आई है। इससे पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं, पर गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी कोशिश की, मौत ही पाई। अब इंस्पेक्टर तावड़े उस इंचार्ज पर भड़के, बंद कर अपना गटर। फिर रमेश से बोले, टिंगल साहब, आपसे वादा रहा, ये गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और इसके पीछे जो भी है उन्हें कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लूँगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो। जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश। बाकी समझदार तो दूर ही रहते हैं वहाँ से। इतना कहकर मुर्दा घर का वो इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते इंस्पेक्टर को चुनौती भी दे गया, तू क्या कोई भी इस केस को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ रहस्यमयी है। लेकिन इंस्पेक्टर तावड़े भी ये ठान लेता है कि वह सच का पता लगा के ही चैन लेगा। इंस्पेक्टर तावड़े उम्र में भले ही कम था, पर
हर पहलू को गंभीरता से देखता था। इसलिए वह अगले ही दिन विक्टोरिया हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। हॉस्टल पहुंचते ही उसे बड़ा अजीब सा लगा। वह सोचने लगा कि एक पहाड़ी के अंत में खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है, और कोई भला अपने बच्चे को ऐसी जगह पर कैसे छोड़ सकता है, वो भी टिंगल जैसे लोग। हॉस्टल को देखते ही वो वीराना लग रहा था। इंस्पेक्टर हॉस्टल में जा ही रहा था कि तभी एक चौकीदार उसको रोकते हुए बोला, कहाँ चले बाबू? इंस्पेक्टर बोला, कॉलेज में एडमिशन लेना है। एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता है। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर चौंक गया। क्या? दिन में कोई काम नहीं होता? क्यों? चौकीदार बोला, अरे हम कहे ना, नहीं होता मतलब नहीं होता है। क्या, क्यों, कब, कैसे ज़्यादा सवाल ना करो बाबू, चले जाओ। बड़े अजीब नियम कानून है, कहते हुए इंस्पेक्टर ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, इतने में वो बूढ़ा चौकीदार कहीं गायब हो गया। इंस्पेक्टर तावड़े ने भी सोचा, अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे मिजाज का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए वो रात होने का इंतजार करने लगा और वहीं हॉस्टल के गेट के आसपास ही रुक गया। इंस्पेक्टर को वहाँ घूमते हुए सुबह से शाम हो गई, पर वहाँ कोई हलचल होती नहीं दिखी। अब धीरे धीरे रात ने भी अपनी घनघोर चादर ओढ़ ली थी। मौसम का मिजाज भी उस दिन कुछ बिगड़ा बिगड़ा हुआ था। लग रहा था कोई तूफान आने वाला हो, पर हॉस्टल के अंदर अभी भी उतनी ही खामोशी और शांति थी जितनी मौत के वक्त होती है। इंस्पेक्टर को अब पूरा विश्वास होने लगा था कि यह हॉस्टल तो वीरान हो चुका है। अभी इंस्पेक्टर वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो बाबू? अंदर आ जाओ, एडमिशन नहीं लोगे? इंस्पेक्टर को ये आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। पीछे मुड़ के देखा तो अंदर वही चौकीदार था जो सुबह बाहर मिला था। पर इंस्पेक्टर तो पूरे दिन बाहर ही रहा, फिर चौकीदार अंदर कब आया? पर इस बात को इग्नोर करते हुए इंस्पेक्टर चौकीदार के पीछे पीछे चल देता है। गेट से रिसेप्शन तक पहुंचने में इंस्पेक्टर को वहां कुछ भी नॉर्मल नहीं लगा। वह यह देखकर हैरान था कि अब तक जो हॉस्टल पूरी तरह अंधेरे की चपेट में था, उसके हर कमरे में लाइटें जल रही थीं और अंदर कमरों में परछाइयाँ नजर आ रही थीं, मानो अंदर कोई है। भला ऐसा कौन सा हॉस्टल होता है जहाँ दिन में कुछ नहीं और रात में इतनी हलचल? हॉस्टल के रिसेप्शन पर एक मोटा चश्मा लगाए हट्टा कट्टा आदमी बैठा था। उससे वह चौकीदार बोला, वार्डन साहब, बाबू एडमिशन के लिए आए हैं, मैं चलता हूँ दरवाजे पर। वार्डन ने बिना कुछ कहे एक फॉर्म और कमरा 307 की चाबी आगे बढ़ा दी। इंस्पेक्टर कुछ पूछने को हुआ ही था कि वार्डन ने दूसरी तरफ उंगली से इशारा किया जहां रूल बोर्ड लगा हुआ था। इंस्पेक्टर रूल बोर्ड के पास गया और अभी पहला रूल पढ़ा ही था कि उसका दिमाग घूम गया। पहला रूल था, यहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखे। और दूसरा ये था कि भूलकर भी दूसरे के कमरे में न जाए और ना ही किसी को आने दे। तीसरा, एक बार अपने कमरे में जाने के बाद बाहर न निकलें। ये कैसे अजीब रूल है? जोर से कहते हुए इंस्पेक्टर जैसे ही पीछे मुड़ा
तो वहां कोई नहीं था, ना ही दूर गेट पर चौकीदार, ना ही रिसेप्शन पर वार्डन। इंस्पेक्टर बिना कुछ कहे और सोचे सीधा अपने कमरे की तरफ चल दिया। रास्ते में मिलने वाले कमरे ऐसे बंद थे जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। इंस्पेक्टर जब अपने 307 नंबर कमरे में पहुंचकर अपना बैग रखा और कमरे को चारों तरफ से देखने लगा, तभी बाहर से किसी के जोर से चीखने की आवाज़ आई। इंस्पेक्टर उसी चीख के पीछे अपने कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसे बाहर कोई दिखाई नहीं पड़ा। कॉरिडोर की सभी लाइटें अब पहले की तरह शांत नहीं थीं, बल्कि थरथरा रही थीं। इंस्पेक्टर यह सोचकर हैरान था कि इतनी जोर की चीख सुनकर भी वहां सब कुछ इतना शांत कैसे है। कोई अपने दरवाजे को खोलकर बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। इसलिए इंस्पेक्टर अब खुद सामने के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। भाई, मैं राहुल तावड़े नया नया आया हूँ इस हॉस्टल में, जरा दरवाज़ा खोलो। पर अंदर कोई हलचल देखने को नहीं मिली। अब वह तीसरे फ्लोर की दरवाजे की तरफ गया, पर वहाँ भी उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। फिर इंस्पेक्टर तावड़े ने एक दरवाजे को खुद ही धक्का देकर खोल दिया। कमरे के अंदर का हाल देखकर तो उसकी रूह कांप गई। पूरा का पूरा कमरा जला हुआ था और एक कंकाल जमीन पर पड़ा था, जिसे देखने से ही लग रहा था कि उसकी जलकर मौत हुई है। इंस्पेक्टर यह देखकर बुरी तरह घबरा गया था। अब वह समझ गया था यह कोई नॉर्मल हॉस्टल नहीं है। तभी वह वहाँ से भागने ही वाला था, पर देखते ही देखते पूरे हॉस्टल में आग लग गई और हर कमरे की खिड़की से धुआं निकल रहा था। जो हॉस्टल कुछ देर पहले शांति दूत बना था, अब उसमें चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। हर कोई जलते हुए कमरे में बंद चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रहा था, पर उसके सिवाय वहां उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। इंस्पेक्टर सीढ़ियों से नीचे उतरने वाला ही था, तभी पास वाले कमरे की खिड़की पर खड़ा एक लड़का दरवाजा खोलो चीख रहा था। इंस्पेक्टर दौड़कर वहां गया और जैसे ही दरवाजा खोला, तभी आग की तेज लपट ने उसके कपड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। अब इंस्पेक्टर बुरी तरह घबराया हुआ अपने शरीर में लगी आग बुझाते हुए सीढ़ियों से फिसलते हुए नीचे जा गिरा। इंस्पेक्टर के कपड़ों में लगी आग तो बुझ गई, पर उसके माथे में गहरी चोट लगी थी, जहां से खून बह रहा था। तभी उसकी नज़र सामने चौकीदार पर पड़ी। इंस्पेक्टर उसे पीछे से आवाज़ देते हुए आगे बढ़ा तो रास्ते में वार्डन की अधजली लाश पड़ी थी। तभी चौकीदार पीछे मुड़ा तो इंस्पेक्टर ने कहा, चलो भागो यहाँ से, जल्दी निकलते हैं, वरना जलकर मर जाओगे। तभी चौकीदार अपनी आंखों को चमकदार करता हुआ बोला, बाबू, आत्माओं को आग नहीं जलाती। इतना कहते ही चौकीदार गले की तरफ लपका, पर तभी चौकीदार ने अपना हाथ एक झटके के साथ ऐसे हटाया जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। इंस्पेक्टर पहले ही माँ शीतला का एक लॉकेट गले में डाले हुए था। इंस्पेक्टर ने उस चौकीदार से कहा, अब तुम लोग क्या कर रहे हो? मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे। कल भी एक बच्चे को मार डाला तुमने। तभी चौकीदार की आत्मा बोली, क्यों छोड़ता बच्चे को? बोलो बाबू, क्यों छोड़ता बच्चे को?
जबकि हम लोगों को जिंदा जलाकर मारने वाला कोई और नहीं, एक बच्चा ही था। और रोने लगा। फिर उस चौकीदार की आत्मा ने बताया, 4 साल पहले इस इलाके में एक हॉस्टल था, विक्टोरिया हॉस्टल। देखते ही देखते इसका चारों तरफ नाम फैल गया था। तभी एक गुंडे ने भी यहाँ एक हॉस्टल खोला और उसका नाम भी रख लिया विक्टोरिया हॉस्टल। पहले वाले विक्टोरिया हॉस्टल के लोगों ने इसका विरोध किया तो गुंडे ने कहा, ठीक है, आगे से आपको सिर्फ एक ही हॉस्टल कल से दिखाई देगा, विक्टोरिया हॉस्टल। उसकी इस बात को सुनकर पुराने विक्टोरिया हॉस्टल वाले निश्चिंत हो गए। उन्होंने सोचा कि वो हॉस्टल का नाम बदलकर कुछ और रख लेंगे। क्या रखेंगे ये अगली सुबह पता चल ही जाएगा। लेकिन उस सुबह से पहले एक रात आई और उसी रात एक नया लड़का आया। वार्डन ने उसे कमरा नंबर 307 दे दिया, इस बात से अनजान कि ये लड़का नए हॉस्टल वालों ने भेजा है, जिसने आधी रात में पहले हॉस्टल के सभी कमरों को बाहर से बंद कर दिया और फिर आग लगा दी। वार्डन और मैंने आग बुझाने की बहुत कोशिश की और दोनों ही मारे गए। उन्हें क्या पता था कि कल से सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल दिखने का ये मतलब था। तब से लेकर आज तक जो भी विक्टोरिया हॉस्टल की तलाश में निकलता है तो उन्हें यही विक्टोरिया हॉस्टल मिलता है और साथ में मिलती है मौत, केवल मौत। तुम्हारा भी यही हश्र होता अगर तुमने गले में यह शीतला देवी माता का लॉकेट नहीं पहना होता। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, ठीक शाम 6 बजे। तब तक प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्कार।